आसान नाजरीन, मैं हूँ आपका फिल्म वाला मैन जर्रार रजवी। जनाब वजीर आजम इमरान खान साहब, मुझे उम्मीद थी कि जब आप वजीर आजम पाकिस्तान में बनेंगे तो इस मुल्क में इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा, जुल्म खत्म हो जाएंगे, बच्चे और बच्चियां अगवा होना बंद हो जाएंगी, कत्ल होना बंद हो जाएंगे, दहशतगर्दी बंद हो जाएगी, बदफेलियां बच्चे बच्चों के साथ होना बंद हो जाएगी। मगर ऐसा कुछ भी ना हो। 3 साढ़े 3 साल आपकी हुकूमत को हो गए, मगर जुल्म नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप चारों सूबों के अपने वज़राओं को कोई नोटिस दें और अपनी पुलिस फोर्स को नोटिस दें कि वो इन चीज़ों को देखें कि ये अगवा क्यों लोग हो रहे हैं, दहशतगर्दी इतनी क्यों बढ़ रही, कत्ल क्यों हो रहे हैं, बदफिलियाँ क्यों हो रही हैं। बच्चों के साथ तो अक्सर बेशतर पाकिस्तान में ये होता रहा है, मगर अब ताजरों के साथ भी ये होना शुरू हो गया है। अनारकली का एक इलाका है, वहाँ एक बिल्डिंग है, प्लाजा है, बेग प्लाजा। उसका ऑनर है अमानत बेग, जो जर्मनी में होता है, मगर उसका कोई अजीजदार है जिसका नाम है शुहेब, और एहसान के नाम से उसको याद किया जाता है। और उसका वहाँ खाने पकाने का, नान भाई ये खाने वाने बनाता है वो और उसके 2 साथी। एक शालमी का अपने आप को बदमाश कहता है मोहम्मद अरशद, और एक शादरे का है जो अपने आप को वकील बताता है, जबकि उसका मेरा का वकालत से अगर ताल्लुक है भी तो कोई ऐसा नहीं है, मगर वो उन वकीलों में से जो जूनियर वकील आ गए हैं और वो काला कोड का फायदा उठा के जुल्म और ज्यादतियां कर रहे हैं। इन लोगों ने कोई मिली भगत से मुख्तार का जहाँ यूनिट लगा हुआ था बैग प्लाजा में गारमेंट्स का, जहाँ जेंट्स शलवार और कुर्तों का काम था, उसको खाली कराने का प्लान बनाया। जब वो खाली नहीं करना चाहा उसने तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। वो कोरोना का दौर था, पहला जब कोरोना आया था तो वो चाहते थे कि जी कोरोना आया तो 3 महीने में किराया चढ़ गया था, उन्होंने ये किराया देते। मगर बाद में पता चला कि ये मुख्तार अहमद से किराया तो लेता रहा, मगर जर्मनी, ये शुएब जो है किराया जर्मनी नहीं बेचता था, और उनसे ये कहता था मुख्तार किराया नहीं दे रहा है, बस दे देगा अगले महीने। इस तरह से करते करते ये कई महीने का किराया इससे बना, जबकि मुख्तार ने सिर्फ कोरोना के दौर में 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ था। तो उसका आपस में इनका तय हुआ कि मैं बकरीद में ये खाली कर दूंगा, तो एग्रीमेंट कर लो। उनका एग्रीमेंट कर लो, उसने कहा उनसे, तो एग्रीमेंट हो गया। मगर उन्होंने एग्रीमेंट में एक 4-5 लाइनों की जगह गैप दे के छोड़ दी, और अपनी मर्जी की जो लाइनें लिखी हैं वो अदालत में पेश होगी तो पता चलेगा उसने क्या हरकत की थी। बहरहाल ये तो हो गया काम, उन्होंने जो करना था। और एक रात वो अपने 10-15 साथियों के साथ आया, उसमें 6-7 काले कोट वाले भी थे। अब वो वकील थे या नहीं थे, ये जो एडवोकेट वकील जो अपने आप को कहता है इमरान, या उसने अपने दोस्तों को काला कोट पहना के वो लाया और शो ये किया कि जैसे वकील है। बहरहाल यहाँ आके उसने मुख्तार अहमद को मारा, और 3-4 जो भी उनके स्टाफ के लोगों ने उनको मारा पीटा और प्लाजा से नीचे उतार दिया और वहां अपने ताले लगा लिए। मुख्तार अहमद ने 15 पे कॉल की, कम से कम घंटे 1.5 घंटे तक वहां पुलिस वाला कोई नहीं आया। बाद में मुख्तार अहमद ने बताया कि मुझे अब बाद में अंदाजा हुआ कि लगता है कि ये थाने वाले इनके साथ मिले हुए थे, और एक प्लानिंग के तहत इन्होंने ये सब कुछ किया कि पुलिस भी नहीं आई, मुझको मारा पीटा सब कुछ किया, और अनारकली के थाने ने भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं की, बल्कि इन्हीं लोगों को सपोर्ट की। उसके बाद मुख्तार अहमद अदालतों के चक्कर और थानों के चक्कर लगा लगा के जलील और ख्वार होता रहा, मगर कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला। फिर कुदरत का एक नया खेल शुरू हुआ। जो मोहम्मद अरशद नामी बंदा था इनके आपस में लगता है कुछ इख्तलाफात हो गए, क्योंकि इनका ये पूरा प्लान है कि मालिक तो बैठा हुआ है जर्मनी में, हम किसी तरह से इस प्लाजा पर काबिज हो जाए और उसको बेच बांट के बट पैसे बांट बूट लें। मगर इसी लेन देन के चक्कर में इनका, मोहम्मद अरशद का, इन दोनों से, शुएब एहसान जो है उससे और वकील इमरान से कुछ इख्तलाफात हो गए, और वो मुख्तार के पास आ गया मोहम्मद अरशद, और अपना मोहब्बत प्यार जता के कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा मैं करूँगा तेरा। वो सब फ्रॉड था जो तेरे साथ हुआ थानों में, सब हमारे मेरे ताल्लुकात सोर से, मैंने अपने सोर ताल्लुकात से करे, और तू मेरा साथ दे
तो वहाँ ऑफिस में तुझे दिला देता हूँ और हम दोनों मिलके वहाँ अपना ऑफिस बना लेंगे। तो मुख्तार ने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगा, मगर आप मुझे कोई स्टाम्प पेपर पर लिख के तो दे दें कि जो कुछ हुआ वो गलत है और अब जो मेरे साथ होगा वो कोई ऐसी गलती नहीं होगी, कोई जाती नहीं होगी। और इस तरह से मोहम्मद अरशद ने स्टाम्प पेपर लिख के मुख्तार को दे दिया। उसकी वीडियो भी है और जो एग्रीमेंट वगैरह किया था मोहम्मद अरशद ने, वो सब स्टाम्प पेपर भी है और उसकी जो वीडियो भी बनी हुई, जो उस वक्त उसने सब कुछ किया था, साइन किए थे, सब लिखा हुआ है। बाद में इत्तफाकन उन तीनों की फिर सुलह हो गई इन सबकी, और ये मुख्तार से किसी तरह से ये स्टाम्प पेपर वापस लेना चाहते थे। मुख्तार दे नहीं रहा था। वो इनकी प्लानिंग के तहत उनके साथ चल नहीं सका मोहम्मद अरशद के साथ। तो एक रात फजर का टाइम था, ये बाकायदा रैकी की गई है उसकी कि कहाँ रहता है, कब जाता है, कब क्या करता है। तो उनको पता चल गया कि फजर की नमाज के बाद अपने फ्लैट से उतर के, जो मून मार्केट इबारटॉन में है, उस फ्लैट से उतर के वो अपनी गली से जाता है और गली के बैक के ऊपर एक मस्जिद है जहाँ वो हनफिया मस्जिद का नाम है, वहाँ वो नमाज पढ़ता था। तो फजर की नमाज के टाइम वो 5:कुछ पे उस गली से जा रहा था, तो एक वाइट कलर की टोटा करोला खड़ी थी। और उसके जहन में ये नहीं था कि ये कौन सी, वो समझा कोई मोहल्ले वालों की गाड़ी खड़ी हुई है। जब उस गाड़ी के करीब से गुजरा है तो दरवाजा खुला और वहां से उसको पकड़ के गाड़ी से के अंदर उसको खींच लिया और वो गाड़ी जोहर टाउन की तरफ रवाना हो गई। और वो बातें आपस में करते रहे, क्योंकि उन्होंने इकबाल टाउन से लेके जौहर टाउन तक की रैकी की हुई थी, जहां जहां से कैमरे नजर आ रहे हैं, गाड़ी उन इलाकों से ना जाए। ये बातों से जो मुख्तार सुन रहा था, उनकी बातों से अंदाजा मुख्तार का, तो उन्होंने यहाँ से पकड़ के फेस को नीचे किया था कहीं देख ना सके कि कौन से इलाके से हम जौहर टाउन जा रहे हैं। बहरहाल जौहर टाउन के ये घर में ले गए, वहां जो इसके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, छुरी और ब्लेड दिखा दिखा के इसको मारने की, काटने की धमकियां दी गई। 2 सादे स्टाम्प पेपर पे से साइन कराए गए हैं, जो इसके साथ बदफेली की गई है। उसकी इन्होंने वीडियो बनाई है कि अगर तूने किसी को बताया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। क्या मैं कानून के रखवालों से पूछ सकता हूं कि इन तीनों मुजरिमों से वीडियो कैसे वापस ली जाएगी? जो कब्जा करके 70-80 लाख का जो उसका मशीनें और सिला अनसिला जो कपड़ा वहां पड़ा हुआ, वो 70-80 लाख कौन वापस दिलाएगा? क्या अदलिया, या जनाब वज़ीर इमरान खान साहब, या पंजाब के वज़ीर आला जनाब उस्मान बज़दार साहब? ये कौन इंसाफ करेगा? ये मजलूम बच्चे का ये सामान कौन दिलाएगा? और जब इन्होंने इसको मारा पीटा, सब कुछ कर लिया, वीडियो वगैरह बना लिया, फिर इंजेक्शन इन्होंने लगाया था। यानी कि ये बच्चा तो ये समझ रहा था मुख्तार अहमद की कि मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया, मगर जनाब आला वो बेहोशी का नहीं, सिर्फ पॉइजन का इंजेक्शन था। जब इन्होंने जौहर टाउन के बाहर इनको किसी जगह फेंक दिया तो वहां पब्लिक ने देखा, जौहर टाउन की पुलिस ने देखा, वो जौहर टाउन की पुलिस भी गवाह है। उन्होंने उसको उठाया और वहां के अस्पताल से, करीबी जिला अस्पताल था, वहां में खाली चेकअप हुआ, वहां की भी इसके पास सारी रिपोर्ट्स हैं। फिर जौहर टाउन के थाने ने इकबाल टाउन थाने को पुलिस को किया, इकबाल टाउन थाने की पुलिस आ गई, इसको लेके गई। 3 दिन के बाद इसका फिर इसकी तबीयत बिगड़ी है, ये बेहोश होकर गिर गया, तो इसको उठा के दोस्त अहबाब शेख ज़ायद लेके गए। शेख ज़ायद में इसका चेकअप हुआ, इसका ब्लड ड्रिप लगी और खून साफ किया गया। खून से वो जो पॉइजन था, जो जहर था, उसको वो साफ किया गया। अगर जिन अस्पताल और शेख ज़ायद में इसका ये ब्लड साफ ना होता तो हो सकता है आज मैं आपके सामने ये सब कुछ ना बोलता, क्योंकि वो मर चुका होता। क्योंकि इनकी प्लानिंग थी, इन तीनों की साजिश थी कि इसको मार दिया जाए तो ही बेहतर है। अब इंसाफ आप